हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग इस वीडियो में 11th और 12th बायोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। जो भी स्टूडेंट नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे 12th बायोलॉजी को। तो चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता रखा है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में तो होता है टेस्टिस और फीमेल में है ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में कौन सा है? ओवरी, और मेल में होता है टेस्टिस। बात करें असेसरी डक्ट की, तो मेल में है रेटिटेस्टिस, वस एफेरेंसिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। और फीमेल में बात करें असेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है, तो ओविडक्ट, यूटेरस और वेजाइना, ये असेसरी डक्ट है जो फीमेल में पाई जाती है। एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, मेल में है पेनिस और फीमेल में है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। असेसरी ग्लैंड मेल में तो होती है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और फीमेल में होती है बार्थोलिन ग्लैंड, असेसरी ग्लैंड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में है टेस्टिस और फीमेल में है ओवरी। असेसरी डक्ट मेल में होते हैं रेटिटेस्टिस, वास एफेरेंसिया, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस। फीमेल में असेसरी डक्ट कौन कौन सी है? ओविडक्ट, यूटेरस और वेजाइना। एक्सटर्नल जेनाइटेरिया मेल में है पेनिस और फीमेल में मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। बात करें असेसरी ग्लैंड की, तो मेल में होती है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और फीमेल में असेसरी डक्ट कौन सी होती है? बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। यह असेसरी ग्लैंड है जो फीमेल में पाई जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये बर्थ कंट्रोल के मेथड होते हैं जो मैं बता रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में। पहला इसमें नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, इसमें आता है पेरिडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस और विड्रोल मेथड। और तीसरा है लैक्टेशन एमनोरिया। बैरियर मेथड, इसमें आता है कंडोम, सर्वाइकल केप, डायफ्राम और वोल्ट। ये सिर्फ फीमेल के लिए यूजेबल है, डायफ्राम, सर्वाइकल केप और वोल्ट। और कंडोम मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। और बात करें इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आईयूडीज। आईयूडीज से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट एग्जाम में, तो इसमें आ जाएगा नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। इसका एग्जाम्पल है लिप्पसलूप और कॉपर लीजिंग आईडीज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन लीजिंग आईडीज, हार्मोन लीजिंग आईडीज के एग्जाम्पल है LNG-20 और प्रोजेस्टेसट। आईयूडीज नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, इसका एग्जाम्पल है लिप्पसलूप और कॉपर लीजिंग आईडीज, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। हार्मोन लीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का एग्जाम्पल है LNG-20 और प्रोजेस्टेसट। आईयूडी से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं नीट एग्जाम में। आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, आपको दिख जाएगा कि आईयूडी से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, OCPs की, तो ये मिलकर बनी होती है प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से। और कुछ होते हैं इम्प्लांट मेथड और स्टेलाइजेशन मेथड, जिन्हें बोला जाता है सर्जिकल मेथड। वेसेक्टोमी होती है मेल में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। इसमें वास डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है, और यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट लगाकर बांध दिया जाता है फीमेल में। स्टेलाइजेशन और सर्जिकल मेथड मेल में होता है वेसेक्टोमी और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे वास डिफरेंस को कट लगाकर बांध दिया जाता है, और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट लगाकर बांध दिया जाता है। यहाँ पे दिखा रखा है देखो वेसेक्टोमी, और यहाँ पे दिखा रखा है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब को कट लगाकर बांध दिया जाता है, और यहाँ पे वास डिफरेंस को कट लगाकर बांध दिया जाता है। वास डिफरेंस टाइड एंड कट, और यह वेसेक्टोमी को दिखा रखा है, और इधर दिखा रखा है ट्यूबेक्टोमी को। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट लगाकर बांध दिया जाता है, कटा में यहाँ पे दिखा रखा है रेगे। अब हमें यहाँ पे बता रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोगोनी के डिफ्रेंसिएशन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनते हैं, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में म्योसिस 1 होने के बाद बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, और म्योसिस 2 होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड से बनते हैं स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्मेटोजोवा। स्पर्मेटिड में डिफ्रेंसिएशन होने के बाद क्या बनते हैं? स्पर्मेटोजोवा। पिलोइडी आप लोग ध्यान रखना। स्पर्मेटोगोनिया ये एक डिप्लोइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्रोमोजोम का नंबर होता है 46, यहाँ भी 46, और जहाँ से देखो सेकेंडरी लग रहा है वहाँ से क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो रहा है। तो आप लोग इस तरीके से याद रख लेना, जहाँ से भी सेकेंडरी आपको लगा हुआ दिख जाए वहाँ से क्रोमोजोम का नंबर आप लोग हाफ कर दोगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड हैप्लोइड, और यहाँ पे स्पर्मेटिड हैप्लोइड। और बात करें यहाँ पे स्पर्मेटोजोवा होगी, तो यहाँ भी हैप्लोइड है। तो जहाँ से भी सेकेंडरी लगा हुआ दिख रहा उससे ऊपर को जितने भी वहाँ पे डिप्लोइड है क्रोमोजोम का नंबर कितना है वहाँ पे 2n46, और जहाँ से सेकेंडरी लग रहा है इसके नीचे कितना है फिर n 23 23 23। पोलिनेशन, पोलिनेशन हमें 3 प्रकार के बता रखे हैं जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर सेम प्लांट। यहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो इस प्रकार का पोलिनेशन कहलाता है ऑटोगेमी।
जिटेनोगेमी की बात करें तो यहाँ पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहाँ पे फ्लावर तो अनदर होता है लेकिन प्लांट सेम होता है, इसलिए जेनेटिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन है और फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। बात करें जीनोगेमी की तो यहाँ पे प्लांट डिफरेंट होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर टू स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, उसे बोला जाता है जीनोगेमी। यहाँ पे सेम फ्लावर सेम प्लांट होता है, यहाँ पे फ्लावर तो दूसरा होता है लेकिन प्लांट सेम होता है। फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि प्लांट यहाँ पे सेम ही है। बात करें जीनोगेमी की तो यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर होता है और प्लांट भी डिफरेंट होता है। तो ये तीनों आप लोग ध्यान रखोगे पॉलिनेशन के टाइप, ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी। अब हम लोग देखने वाले हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंट है जो हमें एनसीईआरटी में बता रखे हैं। पहला इसमें एबायोटिक एजेंट और दूसरा है बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में आ जाता है जैसे विंड और वाटर। विंड हवा के द्वारा परागण किस किस में होता है, मेज में और ग्रासिस में, और वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है हाइड्रिला में, वेलिसनेरिया में और जूस्टोरिया में। बात करें बायोटिक एजेंट की तो बायोटिक एजेंट में आ जाएगा एनिमल, जैसे डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट है बीज, मधुमक्खियाँ, ये परागण करती है अमोर्फोफेलस में, यूक्का में और फिग में, अंजीर में। मोनोसिस प्लांट के एग्जाम्पल है मेज, केस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट, कारा और पाइनस। बात करें मोनोसिस मतलब क्या, द्विलिंगी एनिमल की और प्लांट की बात हो रही है, तो इसमें आ जाएगा अर्थवॉर्म, लीच, टेपवॉर्म और स्पंज। मोनोसिस एनिमल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अर्थवॉर्म, लीच, टेपवॉर्म और स्पंज। बात करें मोनोसिस प्लांट की तो इसमें आ जाएगा मेज, केस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट, कारा और पाइनस। नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल है। डाइकोट में पूछा जाएगा तो आप आंसर दोगे पीस, बीन, ग्राउंडनट और ग्राम। मोनोकोट में आ जाएगा तो फिर आप लोग आंसर दोगे ऑर्किड। नॉन एल्ब्यूमिनस भी आ सकता है लिखा हुआ, यह आ जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। पूछ लिया जाएगा डाइकोट मोनोकोट में तो मोनोकोट का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑर्किड, डाइकोट में आ जाएगा पीस, बीन्स, ग्राउंडनट और ग्राम। स्टाल्क ऑफ ओव्यूल इज नोन एज पेडिकल। फ्लावर के स्टाल को क्या बोला जाता है, पेडिकल। लीफ के स्टाल को क्या बोला जाता है, पेटियोल। और स्टेमन के स्टाल को बोला जाता है फिलामेंट। और ओव्यूल के स्टाल को क्या बोला जाता है, फ्यूनिकल। स्टाल्क ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेडिकल, स्टाल्क ऑफ लीफ नोन एज पेटियोल, स्टाल्क ऑफ स्टेमन फिलामेंट है और ओव्यूल का स्टाल क्या है, फ्यूनिकल। एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल है। मोनोकोट में पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा वीट, पेडी, राइस, मेज, बार्ले, कोकोनट और फैमिली लिलिएसी। और डाइकोट में पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान रखोगे केस्टर, सनफ्लावर और सोलेनेसी। एल्ब्यूमिनस भी लिखा हुआ आ सकता है, ये एंडोस्पर्मिक भी। एल्ब्यूमिनस सीड को क्या बोला जाता है, एंडोस्पर्मिक सीड। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को क्या बोला जाता है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। मोनोकोट के ध्यान रखना एग्जाम्पल ये सारे के सारे, वीट, पेडी या राइस लिखा हुआ आ सकता है, मेज, बार्ले, कोकोनट और लिलिएसी। डाइकोट में ये तीन एग्जाम्पल हो जाएंगे, केस्टर, सनफ्लावर, सोलेनेसी, जो एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम लोग देखने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। देखो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, 20 बिलियन ईयर एगो। BYA का मतलब है बिलियन ईयर एगो। और अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर एगो। पूछ लिया जाएगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे पहली लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, तो आंसर दे दोगे आप लोग 4 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ, अर्थ पे पहली नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, 3 बिलियन ईयर एगो। पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ, आंसर हो जाएगा 2 बिलियन ईयर एगो। अर्थ पे पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, 2 बिलियन ईयर एगो। और पूछ लिया जाएगा कि नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे पहली कब ओरिजिनेट हुई, 3 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन कब हुआ, 4 बिलियन ईयर एगो। और अर्थ का ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर एगो। इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए 500 मिलियन ईयर एगो। और जोलेस फिश कब ऑयल हुई, 350 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट है सीवीड और कुछ प्लांट एग्जिस्टेंस में आए 320 मिलियन ईयर एगो। फिश लाइक रेप्टाइल इक्थियोसोरस, ये कब इवॉल्व हुआ, 200 मिलियन ईयर एगो। डायनासोर डिसअपियर हो गया था अर्थ से 65 मिलियन ईयर एगो। और प्राइमेट की बात करें जैसे ड्रायोपिथिकस की और रामापिथिकस की, तो ये कब एग्जिस्ट करा करते थे, 15 मिलियन ईयर एगो। मैन लाइक प्राइमेट जो ईस्ट अफ्रीका में रहा करते थे 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। MYA का मतलब है मिलियन ईयर एगो और BYA बिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 मिलियन ईयर एगो एग्जिस्ट करता था अफ्रीकन ग्रासलैंड में। और जावा मैन होमो इरेक्टस ये एग्जिस्ट करता था 1.5 मिलियन ईयर एगो। 1 लाख से 40,000 ईयर बैक निंडरथल मैन रहा करता था ईस्ट और सेंट्रल एशिया में। 75,000 से 10,000 ईयर एगो आइस एज में मॉडर्न होमोसेपियंस पैदा हुआ। और बात करें प्री हिस्टोरिक केवार्ड तो ये डेवलप हुई 18,000 ईयर एगो। प्री हिस्टोरिक केवार्ड कब डेवलप हुई, 18,000 ईयर एगो। एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ, 10,000 ईयर एगो। BYA का मतलब है बिलियन ईयर एगो, मैंने आपको बता दिया। और MYA का मतलब है मिलियन ईयर एगो। एक बार और देख लेते हैं इन सभी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स को। सबसे पहले था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर एगो एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ 4 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई अर्थ पे, 3 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ
2 बिलियन ईयर एगो, और इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए 500 मिलियन ईयर एगो, जोलेस फिश इवॉल्व हुई 350 मिलियन ईयर एगो। बात करें सीवीड की और कुछ प्लांट एग्जिस्टेंस में आए 320 मिलियन ईयर एगो। फिश लाइक रेप्टाइल जिसे नाम दिया गया इक्टोसोरस, ये इवॉल्व हुआ 200 मिलियन ईयर एगो। डायनासोर डिसअपियर हो गया था अर्थ से 65 मिलियन ईयर एगो। और रामापिथिकस और ड्राइपिथिकस जो प्राइमेट थे ये कितने साल पहले एग्जिस्ट करते थे, 15 मिलियन ईयर एगो। मेन लाइक प्राइमेट जो ईस्ट अफ्रीका में रहा करता था 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहा करता था 2 मिलियन ईयर एगो। जावा मैन होमो इरेक्टस कब एग्जिस्ट करता था, 1.5 मिलियन ईयर एगो। बात करें निएंडरथल मैन की तो ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहा करता था 1 लाख से 40,000 ईयर एगो। 75,000 से 10,000 ईयर एगो आइस एज में मॉडर्न होमोसेपियंस पैदा हुआ और प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुई 18,000 ईयर एगो। और एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ, 10,000 ईयर एगो। और ये ध्यान रखोगे आप लोग, BYA लिखा हुआ है तो बिलियन ईयर एगो, और MYA का मतलब होता है मिलियन ईयर एगो। सेक्स डिटर्मिनेशन एक्सोटाइप का देखने को मिलता है ग्रासहोपर में, XY टाइप का ड्रोसोफिला मैमल्स में और मेन में। जेड टाइप जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये देखने को मिलता है हमें बर्ड्स में, और हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का हनी बी में। एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इसके एग्जाम्पल है ग्रासहोपर, और XY ये देखने को मिलता है ड्रोसोफिला में, मैमल्स में और मेन में। JW टाइप की बात करें तो ये देखने को मिलता है बर्ड्स में, और हैप्लोडिप्लॉइड टाइप की बात करें तो ये देखने को मिलता है हमें हनी बी में। और यहाँ पर हमको बता रखा है टाइप्स ऑफ RNA, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA। राइबोसोमल RNA का काम है स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करना, और मैसेंजर RNA का काम है टेम्पलेट प्रोवाइड कराना, और ट्रांसफर RNA जेनेटिक कोड को रीड करता है और अमाइनो एसिड को लेकर आता है। तो ये हमें टाइप्स बता रखे हैं RNA के, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA। अब हम लोग देखने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस में यूज होने वाले सिंबल्स को कुछ। तो ये सिंबल जो होता है ये दिखाता है मेल को, और इस टाइप का अगर गोल गोल दिखा रखा है तो ये दर्शाता है फीमेल को। और यहाँ पे दिखा रखा है हमको सेक्स अनस्पेसिफाइड, और यहाँ पे दिखा रखा है हमको अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को। और ये सिंबल दर्शाता है मेटिंग को। अगर इस टाइप से दिखा है आपको तो ये दर्शाता है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के बीच मेटिंग को दर्शाता है। एंड यहाँ पे हमको दिखा रखा है पेरेंट अबव, ये दिखा रखा है पेरेंट्स को, और यहाँ पे दिखा रखा है बच्चों को। और ऑर्डर होता है बर्थ का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे दिखा रखा है पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज़, यहाँ पेरेंट को दिखा रखा है, और यहाँ पे दिखा रखा है मेल चाइल्ड को, और ये अफेक्टेड है किसी बीमारी से। और यहाँ पे दिखा रखा है 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग को। तो ये कुछ सिंबल है जो पेडिग्री एनालिसिस में यूज होता है। ये दिखा रखा है हमको मेल को, फीमेल, और इस टाइप का दिखे तो सेक्स अनस्पेसिफाइड। और ये सिंबल कहाँ को इंडिकेट करता है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को। यहाँ पे दिखा रखा है हमको मेटिंग को, और यहाँ पे दिखा रखा है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। इसके बाद दिखा रखा है पेरेंट्स अबव और चिल्ड्रन बिलो, यहाँ पे दिखा रखा है पेरेंट्स को, और यहाँ पे दिखा रखा है बच्चों को। और बर्थ का ऑर्डर कैसे लेते हैं, लेफ्ट टू राइट, इधर पहले फीमेल चाइल्ड है और इधर फिर मेल चाइल्ड। इसके बाद है पेरेंट विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड, यहाँ पे पेरेंट है और यहाँ पे मेल चाइल्ड है, ये अफेक्टेड है। और यहाँ पे दिखा रखा है 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग को। बात करें इम्यून सिस्टम की तो ये मिलकर बना होता है लिम्फोइड सेल से, लिम्फोइड टिश्यू से, एंटीबॉडीज से और लिम्फोइड ऑर्गन से। लिम्फोइड ऑर्गन 2 टाइप्स के हमको गिवन है NCERT में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल है बोन मेरो और थाइमस, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल है पेयर पेचिस, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, स्प्लीन और टॉन्सिल। इम्यून सिस्टम मिलकर बना होता है लिम्फोइड सेल से, एंटीबॉडीज से, लिम्फोइड टिश्यू से और लिम्फोइड ऑर्गन से मिलकर। लिम्फोइड ऑर्गन के टाइप से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये 2 टाइप्स बता रखे हैं NCERT में। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल हो जाएंगे बोन मेरो और थाइमस ग्लैंड, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के एग्जाम्पल है पेयर पेचिस, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, स्प्लीन और टॉन्सिल। मेजर एबाइटी फैक्टर कौन कौन से होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर, और तीसरा है लाइट, और चौथा है सोइल। मेजर एबाइटिक फैक्टर पहला है टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर, और तीसरा है लाइट, और चौथा होता है सोयल। अब हम लोग देखने वाले हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन को। हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इकोलॉजी में, तो वहाँ पर हमको बता रखा है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में। और जो भी हम लोगों ने मेजर एबाइटिक फैक्टर पढ़ा है तो ये भी हमको बता रखा है जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। यहाँ पे बता रखा है स्पीसीज है, यहाँ पे बता रखा है स्पीसीज भी, और यहाँ पे बता रखा है नेचर ऑफ इंट्रैक्शन को। म्यूचुअलिज्म में स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों को फायदा ही होता है, कॉम्पिटिशन में दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है। पीरिडेशन और पैरासिटिज्म की बात करें तो यहाँ पे एक स्पीसीज तो फायदे में होती है और एक होती है यहाँ पे नुकसान में। पीरिडेशन में पीरिडेटर को तो फायदा होता है, लेकिन जो प्रे है इसको यहाँ पे लॉस होता है। पैरासिटिज्म में पैरासाइट ये फायदे में रहता है और होस्ट जो है ये रहता है लॉस में। कोमेंसलिज्म में स्पीसीज ए को फायदा होता है और जो स्पीसीज भी होती है ये होती है अनअफेक्टेड और न्यूट्रल। बात करें अमेंसलिज्म की तो यहाँ पे एक स्पीसीज नुकसान में होती है और दूसरी अनअफेक्टेड और न्यूट्रल होती है। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, कॉम्पिटिशन में दोनों स्पीसीज लॉस में होती है। पीरिडेशन और पैरासिटिज्म एक को फायदा और एक को नुकसान। और बात करें कोमेंसलिज्म की तो यहाँ पे एक स्पीसीज को फायदा होता है, दूसरी अनअफेक्टेड, और अमेंसलिज्म में एक स्पीसीज
क्लोज में होती है, और एक रहती है न्यूट्रल और अनअफेक्टेड। ग्रोथ मॉडल ये मैं बता रखे हैं दो प्रकार के, एक तो होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्स अनलिमिटेड होता है और यहाँ पर जो कर्व होता है वो जे शेप का कर्व होता है, और यहाँ पे कर्व कैसा है, सिग्मोइड। यहाँ पे फॉर्मूला होता है dN/dt R-N। आर का मतलब होता है बर्थ रेट माइनस के डेथ रेट, और यहाँ पे फॉर्मूला है dN/dt R/N K-N/K। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है और यहाँ पे कोई भी कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती है। एन का मतलब है यहाँ पे देखो एन नोड का पॉपुलेशन डेंसिटी 8 टाइम 0, एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी 8 टाइम टी, और ई का मतलब है बेस ऑफ नेचुरल लोगरिदम, आर इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एन पॉपुलेशन डेंसिटी, के है कैरिंग कैपेसिटी, बी का मतलब है बर्थ रेट और डी का मतलब है यहाँ पे डेथ रेट।